कि चाहे कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ लो, जैसे चरक ने 19वें अध्याय में एक उदाहरण दिया कि इंसान का जीवन एक पक्षी के समान है, और वो जो पक्षी आसमान में जब चलता है तो अपने छांव से कभी वो दूर नहीं रह सकता, क्योंकि जो छाया है वो उसके शरीर से ही तैयार हुआ है। हमारा शरीर भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 महाभूतों के संगठन से तैयार हुआ है। इन्हीं 5 महाभूत 3 दोषों का निर्माण करते हैं, और वह 3 दोष और 5 महाभूत ये मिलकर के षड्रस 6 रसों का उत्पादन करते हैं। तो महाभूत, दोष और 6 रस कौन कौन से हैं? 6 रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये हमारे 6 रस है। लगा लो, जो आयुर्वेद है इन 3 अवस्थाओं में इन 3 चीजों को समझाते समझाते इतना बड़ा ग्रंथ हो गया। हम इन तीनों चीजों से, महाभूत, दोष और रस, इससे चौथा हमारे सामने कुछ नहीं है। बस इन 3 की एक आपस की जो जुगलबंदी है, कौन किसके साथ कितने मात्रा में मिलने से क्या चीज बनता है, बस इसको जानना, जान करके शरीर की जो एक्टिविटीज है उसका उसका अवलंबन करना, यानी उसको महसूस करना, उसको जानना, ये है आयुर्वेद। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे मुकेश जी ने एक केला खाया, और हमारे सुभाष जी ने एक मूंगफली खाया, और हमारे नमो बेबी ने क्या खाया? नमो बेबी को हम खिलाएंगे एक स्पाइसी समोसा। शरीर के अंदर जाएगा, जाएगा तो तीनों का अंदर ही जाएगा ना, पेट से अंदर जाएगा। तो सबसे पहले स्टमक में बहुत सारे एसिड से, यानी हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो जठराग्नि है वहां पर कफ की क्लेद है, उसको पकड़ेंगे, सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर वहां क्या निकलेगा? सबसे पहले मीठा रस निकलेगा। क्या निकलेगा? मधुर रस निकलेगा। सबसे पहले स्टमक में एक रस निकलेगा, वो मधुर रस वाला होगा। अब आप चाहे तो मिर्च खाओ, चाहे तो आप कुछ भी खाओ, ABCD दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको भी आप खाओगे, वो सबसे पहले मधुर रस ही, यानी मीठा ही कुछ रस को उत्पन्न करेगा। चाहे आप केले खाओ, चाहे आप चावल खाओ, चाहे आप गेहूं की रोटी खाओ, चाहे आप कुछ भी खाओ, सबसे पहले क्या बनेगा? वहां से ग्लूकोज ही तैयार होगा, वहां से एक मधुर रस ही उत्पन्न होगा। अब ग्लूकोज, यह कॉन्सेप्ट, ये शब्द तो एलोपैथिक वाला है, लेकिन हमारा मधुर रस जो है वो ग्लूकोज मात्र तक नहीं है। मधुर रस कैसा है? मधुर रस आप लिखो जरा, मधुर रस किस तरह के गुण वाला है? मधुर रस स्निग्ध है, मधुर रस शीत है। स्निग्ध मीन्स चिकना, शीत मीन्स ठंडा, इस तरह के गुण वाले हैं वो मधुर रस। वो जो मधुर रस है वो शरीर में जो कफ तत्व है उस कफ तत्व को बढ़ाने वाला होगा, कफ को बढ़ाने वाला होगा वह मधुर रस। इसीलिए जब भी हमें कुछ भी खाते हैं हम लोग, रोटी, चावल, दाल, चपाती, कुछ भी खाओ, सबसे पहले नींद आती है कुछ समय तक, क्योंकि शरीर में मधुर रस निकलता हो रहा होता है उस समय। जो मधुर रस है उसके जल और पृथ्वी, ये 2 महाभूत है। इसको ध्यान से सुनना है, नोट बनाना है, नोट बनाते हुए चलो आप लोग। मधुर रस में 2 महाभूत है। जो जल महाभूत है उस मधुर रस में से स्निग्ध और शीत और द्रव,
स्निग्ध, शीत, द्रव, ये तीन जो स्पेसिफिक गुण है। सर कौन कौन से महाभूत हैं ये? स्निग्ध, जल और पृथ्वी, ये दो महाभूत। मुकेश जी ने कुछ भी खाया, एक केला खाया, या गौरव जी ने एक सेब खाया। जब सबसे पहले स्टमक में जाएगा, उस सेब में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 महाभूत उसके अंदर होता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये 5 महाभूत ना होता हो। जो हमारे नाड़ी परीक्षण क्लास को अटेंड करते आए हैं, उनके सामने वहां मैं एक्सप्लेन करते हुए आया हूं कि दुनिया के हर पदार्थ जब उत्पन्न होता है, सबसे पहले उसमें आकाश तत्व आता है, आकाश रहता है। फिर उसके बाद वहां वायु आता है। आकाश और वायु दोनों मिलकर के फिर वहां पर अग्नि, उसमें अग्नि जब उत्पन्न होता है, तो अग्नि, ये 3 महाभूत हो गया। फिर उसके अग्नि के बाद फिर जल, और एंड में पृथ्वी महाभूत। इस क्रम से निर्माण होते हुए समूचा एक किसी दृश्य पदार्थ का एक अस्तित्व तैयार होता है। सुभाष जी के शरीर में भी इसी तरह से 5 महाभूत है। सुभाष के घर में पला हुआ कुत्ता, उसके शरीर में भी वही है। सुभाष जी जो सेब खाएंगे, उसमें भी वही है। अब सुभाष जी अगर सेब खाएंगे, तो उस सेब में 5 महाभूत तो है। उस 5 महाभूत में वह सेब कौन सा रस वाला है? मधुर रस वाला है। तो मधुर रस को हम बोलेंगे रस, महा प्रमुख रस बोलेंगे। और उसमें जो बाकी के दूसरे रस है, उसको हम कहेंगे अनुरस। अनुरस भी शरीर के अंदर जाके कहीं ना कहीं अपने अपने महाभूतों का कार्य तो करता ही है। कोई जो है अग्नि का काम कर रहा है, कोई वायु का काम कर रहा है, कोई अग्नि का काम कर रहा है। लेकिन चूंकि सुभाष जी ने सेब खाया है, जो मीठा होता है, और जो मीठा यानी मधुर है, वो जल और पृथ्वी महाभूत संपन्न होता है, उसमें ज्यादा होता है। इसलिए सेब में कफ को बढ़ाने वाले गुण ज्यादा होगा। जब स्टमक में जाएगा, तो सबसे पहले जब रस निकलेगा, तो उस रस में पृथ्वी और जल महाभूत को पोषण देने वाली महाभूत, वहां से रस उत्पन्न ज्यादा होगा। कटु को बल देने वाली एकदम कम होगा। तिक्त को बल देने वाला और भी ज्यादा कम होगा। लेकिन सभी देंगे, अपने अपने एंड से सभी का पोषण करते हैं। लेकिन जो द्रव्य जिस तरह के क्वालिटी वाला है, गुण वाला है, रस वाला है, वो अपने रस के अनुकूल महाभूत के पास जाके चिपक जाते हैं और वो उसकी वृद्धि करते हैं। तो जो मधुर रस है, वो जल और पृथ्वी महाभूत संपन्न है। जल जो है स्निग्ध, शीत और द्रव, ये 3 गुण वाला है। तो इसको नोट करिए। स्निग्ध यानी चिकना है वो, शीत यानी ठंडा है वो, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म वाला है वो। जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आएगा, बोलेगा सर शरीर में ना एकदम स्थिरता आ रही है, चिपचिपाहट शरीर में आ रहा है, प्यास नहीं लग रहा है सर, भूख नहीं लगती है। इसका मतलब क्या है? इसके शरीर में जल महाभूत की अधिकता, शरीर से पसीना ज्यादा आता है, शरीर बहुत मुलायम हो गया है। ये सभी गुण किसका है? जल का है। उसी मधुर रस में एक और रस भी है, एक और महाभूत भी है, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी में कौन कौन से गुण हैं? एक का नाम है, सबसे ज्यादा है गुरु। गुरु यानी जो शरीर में हैवीनेस पैदा भारापन। करता है, जिसमें भार ज्यादा। लोग आगे, सर मेरे सिर में बहुत भारी भारी सा लगता है। सुबह उठने के बाद, मतलब कि बेड से उठने का अगर किसी को मन नहीं करता है, इसका मतलब हैवीनेस है। शरीर में आम अवस्था में कुछ चीजें हैं जो पृथ्वी महाभूत प्रधान कुछ चीज खा रहा है। कौन कौन सा है पृथ्वी महाभूत प्रधान? जैसे चावल है, जैसे गेहूं है, जिसमें रस तो कम है, मगर जो मधुर रस वाला है वो पृथ्वी महाभूत संपन्न है, उसमें पृथ्वी महाभूत की बोल वाला ज्यादा है। लेकिन ककड़ी है, केला है, खीरा है, गाजर है,
ये क्या है, इसमें जल की अधिकता है, अंगूर है, ये जल महाभूत संपन्न है। तो जैसे ही हम केला खाएंगे तो इसमें द्रव, स्निग्ध, शीत गुण ज्यादा होगा। इसीलिए अगर किसी को बुखार आता है तो केला, दूध, ये सारी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो बुखार है वो आमाशयोत्थ व्याधि है। स्टमक से अपक्व जो अन्न रस है उसके कारण से वो उठ करके अग्नि के सामने जाता है, फिर वहां से समूचा अग्नि को उठा करके पूरे शरीर में व्यान वायु के माध्यम से पहुंच जाता है। तो हमने देखा कि मधुर रस प्रदान अगर आपने कोई चीज खाया है तो वह स्निग्ध, शीत, गुरु मंद और स्थिर गुण वाला होगा, द्रव्य गुण उसमें होगा। जब मधुर खाओगे ये सब के सब जो गुण है वो शरीर को ब्रह्मण करता है, ताकत देता है, बल देता है, किसी चीज को लेपन कर्म करता है, बढ़ाने का काम करता है, उठाने का काम करता है। रोगी बोलते हैं ना, कोई सर फैटी लीवर हो गया, सर ट्यूमर हो गया, सर डायबिटीज हो गया, ये क्या है, ये कफ प्रधान रोग है, क्योंकि यहाँ कोई चीजें बढ़ रहा है। अब जो बढ़ रहा है वो अच्छे लेवल में बढ़ रहा है या बुरे अवस्था में बढ़ रहा है। जब हम थायराइड को पढ़ते हैं, थायराइड कौन सा रोग है, रसज विकृति है, रस क्षयजन्य विकृति है ये थायराइड। समान वायु जब प्राण वायु को आवृत करता है, उदान वायु को जब आवृत करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे फिर, तो इससे धातु क्षय की अवस्था में ये हमारा थायराइड को उत्पन्न करता है। तो थायराइड में क्या हो रहा है, रस धातु की वृद्धि होती है, रक्त धातु की वृद्धि हो रही होती है, मांस की वृद्धि हो रही होती है। जैसे ही मेद धातु का टाइम आता है वहां पर जबरदस्त विकृति हो करके एक प्रकार से वृद्धि उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मेद के बाद भी धातु की वृद्धि तो होंगे, लेकिन मेद धातु बिगड़ने के बाद वो पूरी तरह से क्षय हो जाता है, असक्षम होता है, कच्चे कच्चे मेद धातु का निर्माण होता है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं रहता है। जितने भी जो व्याधि है, व्याधि का स्रोत ही यही है आयुर्वेद के हिसाब से, कि कोई भी जो धातु है उसके जो अग्नि है कमजोर होने के वजह से वो सही धातु का निर्माण नहीं करता, पकाता तो है लेकिन कच्चा रह जाता है। जैसे हमारी माताएं कुकर में या कढ़ाई में चावल डालती है, नीचे से आग बंदा हो गया, चूल्हा में से लकड़ी खत्म हो गया या गैस खत्म हो गया, अब क्या होगा, वो चावल अध कच्चा ही रहेगा, फूल तो जाएगा, पानी भी सूख जाएगा एक समय के बाद, लेकिन चावल कैसा रहेगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो ऐसे ही अध कच्चा वह रस उस धातु में वृद्धि होगी और वो क्या होगा, अब नेक्स्ट धातु को भी तो चाहिए ना माल, तो वो नेक्स्ट धातु आकर के उसको पकड़ के लेके जाएगा, लेकिन कैसा धातु ले जाएगा, वो कच्चा को ले जाएगा, पका तो है नहीं। जब वो कच्चा जाएगा तो वहां पर भी गड़बड़ कर देगा। तो जो हमारा जो थायराइड है उसमें क्या है, मेद धातु के बाद के तमाम धातु क्षीण अवस्था में चले जाएंगे। क्षीण अवस्था में जाने से मतलब वृद्धि हो रहा है लेकिन धातु क्षय भी हो रहा है, विकृत अवस्था में वृद्धि हो रहा है, खराब अवस्था में हो रहा है, कच्चे अवस्था में रस की वृद्धि हो रही है। तो इसको भी हम एक प्रकार से वृद्धि अवस्था के क्षय ही बोलेंगे, दोष वृद्धि कर अवस्था। तो आपने देखा कि आपने स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह तमाम 19-20 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के एसिड्स जो होते हैं वो आकर के उसको डाइजेस्ट करता है, उसको पकाने का, गलाने का, मूर्छित करने का काम करता है। वहां से एक प्रकार का रस निकलता है जो मधुर रस वाला है, जो शरीर को स्ट्रॉन्गली ताकत देता है, जो बल देता है, शरीर का लेपन करता है, किसी चीज को बढ़ाता है। उसके बाद यहां पर क्लेद अवस्था में कुछ रस जो मधुर रस वाला है वहीं से स्टमक में ही हमारी जो दीवारें हैं, जो स्रोतस है, वो वहां से मधुर रस को खींच लेगा और बाकी का जो चीज है
रस सहित चीजें नीचे की ओर जाएगा। अब ये जाएगा हमारा छोटी आंत के सामने, ठीक है, छोटी आंत के सामने जाएगा, जहां पर पहले से जठराग्नि है। जठराग्नि अग्नि का सबसे बड़ा एक व्यवस्था है जो कि मुख्य रूप से अग्नि का व्यवस्था करता है। हालांकि स्टमक में भी जठराग्नि का ही काम रहता है। आमाशय, हम यहाँ स्टमक भी नहीं कहेंगे। आमाशय का मतलब हमारे कम से कम लगा लो नाभि से ऊपर के जितने भी जो स्थान है वो सभी आमाशय है। आमाशय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां आम यानी कच्चा रस रह सकता है, रहने की स्थान है, वो आमाशय है। नाभि से ऊपर जितने भी कोई अर्गन होगा वो अर्गन आमाशय के स्थान है। अब देखो कौन कौन सा अर्गन है, नाभि से ऊपर कौन कौन से अर्गन आएंगे, वो सब के सब आमाशय है, आमाशय का स्थान है वो। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, अब बेसिकली आयुर्वेद को कभी एलोपैथिक के साथ इसको जोड़ करके देखना, इसको पढ़ना ही गुनाह है, फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। अब जाएगा हमारे इसको हम कहते हैं छोटी आंत में, जहां समान वायु है, जहां पाचक पित्त है, वहां पर भी जबरदस्त धुलाई होगी उसका, यानी पाक क्रिया होगा, पकेगा। वहां से भी शरीर एक प्रकार का रस का उत्पादन करेगा। वह रस जो वहां से निकलेगा वो अम्ल यानी खट्टा होगा। अम्ल यानी खट्टा होगा। और लवण, पहले अम्ल देखते हैं, अम्ल रस वाला होगा। नोट कर लो, जब पहली बार वहां जब ये पकेगा तो अम्ल रस वहां से, अम्ल मीन्स खट्टा, उत्पन्न होगा। अम्ल रस जो है हमारे शरीर में, अम्ल रस के कौन कौन से महाभूत हैं? पृथ्वी महाभूत और अग्नि महाभूत। तो ध्यान देना, पृथ्वी महाभूत होने के वजह से उस अम्ल रस में भी कफ के कुछ हिस्सा है, शरीर को बृंहण करने की कुछ हिस्सा है, कफ को बढ़ाने की कुछ हिस्सा है, वायु को कम करने की कुछ व्यवस्था है उस अम्ल रस में भी। अम्ल रस भी वायु को कम करता है। अम्ल रस का काम क्या है? जो अभी मधुर रस उत्पन्न हुआ था उधर, उस मधुर रस में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के लिए अगर जा करके किसी जगह में स्टोर हो गया, और वो हो सकता है कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, इसीलिए हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था किया है, अम्ल रस जाएगा और उसको बिन दुख दिए, क्योंकि अम्ल में भी पृथ्वी महाभूत है और पृथ्वी भी कफ के साथ मिला जुला सा ही महाभूत है, तो वहां जाएगा। और इस अम्ल में दूसरा जो है वो अग्नि महाभूत है, तो अग्नि धीमा 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 उस मोटे मोटे प्रोटीन वाला, मधुर रस में क्या होगा? प्रोटीन होगा, और अम्ल रस में क्या होगा? कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम युक्त जो एक प्रकार का अग्नि है, ये जाएगा और उस मधुर रस को जाकर के थोड़ा सा छांटने का काम करेगा। कहेगा भैया चलो हम भी आपके सामने विटामिन डी को बढ़ाने वाली कुछ चीजें देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा तमीज से रहो। ऐसा वो मधुर रस को जो पहले स्टमक से उत्पन्न हुआ है तो उसको थोड़ा सा करेगा। यहां पर उस अम्ल रस में जो पृथ्वी महाभूत है उसमें एक गुण है जिसका नाम है गुरु। अब देखो, प्रत्येक रस में जो उस रस का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एक समान नहीं है। जहां पृथ्वी महाभूत के पृथ्वी में गुरु, मंद और स्थिर, ये तीन गुण थे, लिखा आपने। मधुर रस में जो पृथ्वी महाभूत है वो गुरु मीन्स हैवी, मंद मीन्स बड़ा स्लो, स्थिर मीन्स स्टेबल, स्टेबल, स्लो एंड हैवी, ये तीन तरह के क्वालिटी वाला जो रस है वो पृथ्वी महाभूत, जो मधुर रस वाला पृथ्वी महाभूत है उसमें है।
आया समझ में? अगर कोई आदमी बोलता है सर शरीर में भारीपन है, शरीर बढ़ रहा है, शरीर मोटा हो रहा है, शिथिल हो रहा है, कहीं मतलब एक एक जगह बैठूं तो उठने का मन नहीं करता, सोऊं तो सोते रहूंगा, बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, भूख नहीं लगता, स्टेबल शरीर एकदम रुक सा गया, एकदम ठहर सा गया, बोधू हम कहते हैं ना, अरे कितना बोधू है ये। उसमें क्या नहीं है? उसमें अम्ल रस नहीं है। उसके शरीर में अम्ल की वो अग्नि वाला गुण नहीं है। अम्ल में कौन कौन सा गुण है? अम्ल में एक पृथ्वी भी है, एक अग्नि भी है। तो उसमें थोड़ा सा जान भरता है, थोड़ा सा उसमें चुस्ती दुरुस्ती दे देता है अम्ल रस। लेकिन मधुर रस ऐसा देगा, क्योंकि इसमें कोई चुस्ती दुरुस्ती वाली क्वालिटी है नहीं। गुरु मंद स्थिर, इसका मतलब उसमें कौन सा रस नहीं है? उसमें अम्ल रस नहीं है। आया समझ में? अगर कोई बोलता है सर मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है, और साथ में अगर उस व्यक्ति के, अगर वो कहता है सर कैल्शियम की कमी है, और उस वो कहता है कि सर मेरे भूख भी नहीं लगती है, यानी शरीर में अम्ल रस की कमी है, और एकदम अगर बंदा बोलता है कि सर, बंदा बोलता है सर मेरे को भूख नहीं लगती, यानी मधुर रस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इधर हमने देखना है कि मधुर रस भी है, हैवीनेस भी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अम्ल रस बढ़ा है। ठीक है? अम्ल रस कहां पर उत्पन्न हो रहा है? हमारी छोटी आंत में। इसका काम क्या है? अम्ल रस का काम क्या है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले, निधि जी बताइए। अम्ल रस का काम है किसी को छेदन भेदन, उसको क्षरण करना, चीजों को तोड़ना। अम्ल रस, उसमें खूब एसिड होगा तो इस तरह से कर देगा। लवण का काम क्या है? किसी किसी चीज को गलाना, शिथिल कर देना। किसी चीज को शिथिल कर देना लवण है, और किसी चीज को तोड़ना, उसको भेदन करना, त्रुट करके उसको तोड़ ताड़ करके। जैसे अगर किसी को रसोली है, तो लवण रस से ज्यादा अगर बड़ा रसोली है, तो अम्ल रस प्रदान कुछ चीजें देना होगा। अगर उसको गलाना है, तो लवण रस प्रदान हमें सज्जी खार है, मूली खार है, ऐसे चीजें देना है। अगर गलाने का मन करता है तो मूली खार दे दो, सज्जी खार दे दो। अगर उसको, भाई ये तो बड़ा स्ट्रांग है यार, ये तो जबरदस्त बहुत, इसका पता नहीं किस चीज से बना हुआ है, कफ के परमाणुओं ने बनाया, कफ के पृथ्वी महाभूत से बना, बड़ा बड़ा हैप्पीनेस महसूस होता है। तो हमने क्या देना है? अम्ल रस देना है। काम क्या करेगा? छेदन वेदन, उसको तोड़ेगा, लेखन कर्म करेगा, तमाम काम वो करता है। तो हमने देखा अम्ल रस है जो अग्नि का काम करता है, और वो जो पहले जो मधुर रस उत्पन्न हुआ था, उसको थोड़ा सा छांटने का काम करता है। अब तीसरे नंबर में एक रस उत्पन्न होता है जिसका नाम है लवण। ये कहां से उत्पन्न होगा? आयुर्वेदिक दृष्टि से समझते हैं। जब अम्ल रस उत्पन्न होता है, तो स्टमक, जो हमारे छोटी आंत के सामने जब अम्ल रस उत्पन्न होता है, अम्ल जो कि क्या है? ये पृथ्वी और अग्नि, ये दो महाभूत वाले हैं, यानी उसमें आग भी है। और उसको देखो, एक जगह से आप पत्थर भी रख दो, नीचे से आग भी लगा लो, और चारों ओर से कवर अगर हुआ हो, तो क्या होगा? एक प्रकार का वहां से स्वेटिंग होना शुरू होगा, पसीना आना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा? आप अचार जो है, अचार बनाने के लिए हमारी माताएं आम की अचार लगाती है और धूप में रख देगी। धूप में रखने से क्या होगा? इधर से अम्ल रस है, उधर से अग्नि महाभूत वाला है, इधर से पृथ्वी भी है। ढक्कन, पृथ्वी का मतलब ढक्कन लगा दिया ऊपर से, तो वहां से पसीना इंटरनल, अंदर ही अंदर पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये पसीना लवण रस वाला है। अम्ल रस क्या है? जो वहां से पाचक द्रव्य जो उत्पन्न हो गया, द्वितीय अवस्था पाक बोलते हैं इसको हम। प्रथम अवस्था पाक क्या हो गया? मधुर रस हो गया। द्वितीय अवस्था पाक क्या हो गया? अम्ल रस हो गया। उस अम्ल रस से एक प्रकार का स्वेद उत्पन्न होगा, क्योंकि वो अभी अभी मधुर रस से जब ये अम्ल रस उत्पन्न हुआ, खट्टा खट्टा वाला, तो क्या हो गया? हीट हो गया, बड़ा है ना, अंदर एकदम वैसा हो जाता, तो वहां से पसीना उत्पन्न हुआ। वही पसीना लवण है, नमकीन गुण वाला है वो।
लवण में क्या क्या, कौन कौन से महाभूत है लवण में, बताइए जरा, निधि जी बताइए। जल अग्नि। जल और अग्नि महाभूत है, क्या बात है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि है, और लवण में जल और अग्नि है। तो ये चीजों को शिथिल बनाएगा, चीजों को क्या करेगा, क्लेदयति अवशोषयति। किसी चीज को सुखाना हो, किसी चीज को गलाना हो, तो नमक सबसे अच्छा है। किसी चीज को भेदन छेदन भेदन, उसको तोड़ना फोड़ना करना हो, तो ये द्वितीय अवस्था पाक का जो खट्टा है वो, यानी कि जो अम्ल रस है वो अच्छा काम करेगा। जो लवण रस है वो स्निग्ध गुण वाला होता है, स्निग्ध गुण वाला होता है। और जो अग्नि महाभूत, जल महाभूत से स्निग्ध और अग्नि महाभूत से उष्ण, तो ये दो गुण लवण में रहेगा, एक है स्निग्ध, दूसरा है उष्ण। मतलब प्रधान रूप से, हालांकि जल है तो जल में तो स्निग्ध शीत सारे ही होंगे, लेकिन काम करने के लिए प्रधान रूप से अपने स्निग्ध गुण से, क्योंकि स्निग्ध क्या काम करेगा, किसी चीज को क्या कर देगा, शिथिल करने का काम करेगा। जैसे स्टमक में जो हमारा, जब पहली बार जब अन्न जाएगा तो उसको क्या करता है, कफ उसको मूर्छित करता है, इतना कूटता है कि अग्नि उसको जाए और आसानी से पका दे। तो वो मूर्छित कौन कर रहा है, वहां क्लेदक कफ कर रहा है। क्लेदक कफ में वह स्निग्ध गुण ज्यादा है, वह स्निग्ध गुण में जो लवण रस है वहां पर भी स्निग्ध गुण है। नमक, शरीर में नमकीन कहां से उत्पन्न होगा। अब ये अम्ल और लवण दोनों ही अग्नि को बढ़ाने वाले होने के साथ साथ ये कफ का भी ध्यान रखते हैं। किसी में जल है लवण में, और अम्ल में पृथ्वी है, दोनों ही कफ के परमाणु है। उसके बाद वह अन्न जो सुभाष जी ने सेब खाए थे, उस सेब में से सबसे पहले पृथ्वी महाभूत, उसके बाद जल महाभूत का जो परमाणु है वो विखंडन हो गया। पृथ्वी सबसे पहले विखंडन होकर के उसने मधुर रस प्रथम अवस्था पाक के स्वरूप में उसने रखा, और जल महाभूत के संदर्भ में अम्ल, लवण और मधुर रस, पृथ्वी और जल, इनमें आप लगा लो, साथ में अब यहाँ अग्नि भी आ गया। तो यहां तक हो गया प्रथम अवस्था पाक में मीठा जो शरीर को परिमण कर रहा है, द्वितीय अवस्था पाक में लवण और अम्ल जो शरीर में अग्नि की व्यवस्था करते, क्योंकि अग्नि ही शरीर है, बल है, ओज है, तेज है, सब कुछ है। इतना होने के बाद अब चूंकि जो आपने, गौरव जी ने, निधि जी ने, अविनाश जी ने जो सेब खाए थे, जहां से कफ और पित्त के मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन रस वाला जो परमाणु है वो विखंडन हो गया। अपने अपने गुणों से कोई शरीर को बढ़ाने का, ताकत देने का, पोषण देने का काम कर रहा है, और कोई जो मधुर के रूप में जो पोषण दे रहा है उसको थोड़ा पकाने का काम कर रहा है, उसको थोड़ा गलाने का काम कर रहा है। अब वो सेब छोटी आंत से धीरे धीरे खिसकते हुए, हमारा जो समान वायु है, अपान वायु है, जो वायु का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, वो धीरे धीरे हमारी बड़ी आंत की तरफ उसको लेके जाएगा। बड़ी आंत में जाने के बाद वहां पर भी एक अग्नि संस्कार होगा, एक व्यवस्था है, वहां भी कुछ कर्म होगा। वहां से भी शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, तत्व है, चीजें हैं, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर ने उसको भी निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले एक रस उत्पन्न होगा, उसका नाम है कटु। कटु रस उत्पन्न होगा। धीरे धीरे करके सभी लोगों ने कैमरा बंद किया, अडविलकर सर और निधि जी बस हमारे, और मुकेश जी बस, हाँ,
आप लोग ही हो जो मेरे थोड़े विचार सुनते हो, बाकी सब कैमरे बंद करो और सो जाओ, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं गुरु जी, रहते सबको हैं, पर कैमरा सुटेबल सबके लिए नहीं होता है ना। ओके, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर में स्टमक में जब ये अन्न गया, अब हमारा शरीर क्या बोलता है कि भैया जो अभी आपने मधुर रस निकाला, नमक निकाला, खट्टा निकाला, उसको शरीर में सर्कुलेशन करना है कि नहीं? करना है ना? ब्रेन तक पहुंचाना है, कान में पहुंचाना है, नाक में पहुंचाना है, आंख को भी पोषण देना है, गले को भी पोषण देना है, लीवर को भी कुछ न कुछ देना है। अब वहां तक कौन ले जाएगा? कफ पंगु, पित्त पंगु, पंगव, मल धातव, सभी तो पंगु मीन्स लंगड़ा है। जो मधुरस जहां था वो वहां से कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कफ वर्गीय है और कफ लंगड़ा है। लंगड़ा यानी वो एक जगह से दूसरी ओर जा नहीं सकता, एक जगह स्टेबल रहता है। अग्नि भी है, बड़ा बलवान है, लेकिन वो एक जगह से कहीं और जगह जा नहीं सकते, जहां है वहीं। अब शरीर क्या कर रहा है? उन तमाम चीजों को जो शरीर के लिए महत्व का है, उन चीजों को उठाकर दूसरी ओर लेके जाना है उसने। दूसरी ओर ले जाने वाला कोई चीज है तो वह है वायु। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। इन कफ और पित्त के मधुर, अम्ल, लवण, ये तीन रस वाले जो परमाणु है, जो भी है कुछ शरीर में जो अभी अभी तैयार हुआ, उससे निकले हुए तमाम हार्मोन्स, तमाम विटामिन्स, तमाम चीजें जो शरीर के लिए चाहिए। मेरे पैर के नाखून में ऐसा हो गया, अब वहां कफ के परमाणु चाहिए, वहां तक स्टमक से निकला हुआ कफ को कौन ले जाएगा? ऐसी कुछ व्यवस्था तो हो। इसीलिए शरीर ने बड़ी आंत में से एक रस उत्पन्न करना है, जिसका नाम है कटु। यानी वहां पर भी पाक क्रिया होगी और एक रस निकलेगा, उसका नाम है कटु। कटु मीन्स, कटु का मतलब क्या है? कटु का मतलब कड़वा। काली मिर्च। कड़वा। कड़वा नहीं, कड़वा तो तिक्ता होता है। कटु का मतलब दाल चीनी, काली मिर्च, दालचीनी मिर्च। ये सभी कटु, कटु रस है। इस तरह का बड़ा कटु रस वाला, स्पाइसी वाला कोई चीजें वहां से उत्पन्न होता है। और शरीर में मधुर रस जो है वो एकदम कफ को बढ़ाता है, लेकिन मधुर रस वायु को एकदम नीचे डाल देता है, कम करता है। अम्ल रस कफ और पित्त को बढ़ाता है, लवण रस कफ और पित्त को बढ़ाता है, यह भी वायु को डाउन करता है। कटु रस प्रधान रूप से वायु को बढ़ाने वाला है। जैसे ही कटु रस निकलेगा, अब देखो हमारा उच्चता बढ़ जाएगी। हमारा जो यूरिन है, अब ध्यान से सुनना, हाँ यहाँ पर समझने वाली बात यही पर है। बात कटु निकलेगा का मायने क्या है? कटु निकलेगा का मतलब क्या निकलेगा? कटु किस रूप में निकलेगा? आपके जो यूरिन है वो किस तरह का गुण वाला है, रस वाला है? कटु रस वाला है। मल, स्टूल जो है कटु रस वाला है। जितने भी हार्मोन है सभी कटु रस वाले हैं, सबके सब कटु रस वाले हैं। कुछ हार्मोन जो लीवर से उत्पन्न होता है, जो पित्त और कफ के स्थान से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन है, वह कफ और पित्त वर्गीय। ज्यादातर हार्मोन्स वैसे तो पित्त वर्धक होता है, पित्त का एक, क्योंकि हार्मोन्स मीन्स एक अग्नि है, जैसे इंसुलिन मीन्स अग्नि, ऐसे ही तमाम कुछ हार्मोन्स जो पित्त द्वारा निकलता है, कुछ हार्मोन्स कफ द्वारा निकलता है, और बहुत सारे हार्मोन्स वायु द्वारा निकलता है। तो वायु जैसे ही कटुरस उत्पन्न करेगा, तो वहां से कटुरस समान वायु को क्या करता है? धक्का मारता है। समानो बन्नी संगत, अब वो अग्नि के सामने है, छोटी आंत में। कटुरस एकदम तेजी से वायु को बढ़ाएगा, और जितने भी छोटी बड़ी आंत में, स्टमक में जितने भी जो अभी मधुर, अम्ल, लवण, इन तीन रस को
जो तैयार हुआ था, कटुरस सर करके सबको खींचेगा और खींच करके उनको बड़े जबरदस्त तरीका से जगह जगह उसको फेंक देगा, जहां जहां जाना चाहिए वहां वहां फेंकेगा। कटुरस का काम क्या है? कटुरस किस तरह के गुण वाले होते हैं? कौन कौन से महाभूत होगा कटुरस का? तो नोट करिए, कटुरस वायु और अग्नि ये दो महाभूत वाला है। ध्यान देना, कटुरस में अग्नि है। अग्नि का काम क्या है? जलाना, पकाना। अग्नि ही हार्मोन से, अग्नि ही ये सारी चीजें हैं। जहां जहां पर शरीर को कुछ नया बनाना होता है, कुछ नया निर्माण करना होता है, परमाणुओं को चेंज करना होता है, वो सभी चेंज करने वाला अग्नि महाभूत वाला है। कटु, वायु और अग्नि महाभूत वाला। अब यहाँ जो वायु है वो रुक्ष और लघु ये दो गुण वाला है। ये वायु, वायु के अपने अलग अलग गुण आचार्यों ने बताया है। सभी रसों के आधार पर इनको विभक्त किया है। तो यहाँ जो कटु रस है वो रुक्ष और लघु गुण वाला है, और जो अग्नि है वह उष्ण गुण वाला है। जैसे अम्ल रस में जो अग्नि है उष्ण, लघु और द्रव गुण वाला था। अम्ल रस में जो अग्नि है उष्ण, लघु और द्रव, द्रव मीन्स लिक्विड। लेकिन यहां पर जो अग्नि है कटु में वो द्रव वाला नहीं है। ध्यान देना इस बात को, कटु में जो अग्नि है वो द्रव वाला नहीं है। अब यहां से एक चीज अंदाज लगाओ, आपके सामने एक व्यक्ति आया, सर मेरा अग्नि की कमी हो रही है, भूख नहीं लगती, मेरे को डायबिटीज है। अब आप किस तरह की दवाई दोगे? आपने ये सोचना है अब, क्योंकि अग्नि तो कहां कहां है अग्नि? अग्नि अम्ल में भी है, लवण में भी है, कटु में भी है, इन तीनों में अग्नि है। डिसाइड आपने उसकी स्थिति के आधार पर करना है कि कौन सा रस वाला अग्नि देना है। रोगी बोलता है कि सर मेरे शरीर पूरी तरह से रूखा हो गया और भूख की कमी है, कौन सा रस दिया जाए? अग्नि वाला। सर ड्राइनेस बहुत है और भूख नहीं लगती, कौन सा रस दिया जाए? मधुर। अम्ल हाँ वाला, अम्ल रस, हाँ, अम्ल रस वाला दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ द्रव गुण, उष्ण है, लघु है और सबसे बड़ी बात है द्रव है। द्रव गुण है। द्रव है तो उसके ड्राइनेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उष्ण है, उष्ण होने की वजह से अग्नि को व्यवस्था करेगा। लघु है तो मधुर रस में जो गुरु था उसके विपरीत है लघु। सिंपल सी बात है, आया समझ में? बस यही, इसी का नाम आयुर्वेद है। जो नए लोग हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताए। जो नए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, अब ये बेसिक आयुर्वेद है, अब इससे नीचे कहाँ जाकर के मैं बात करूं? ये तो बेसिक ही है ना। कोई एकदम जो नए विद्यार्थी, वो बताइए जरा, मुकेश गोयल जी तो एक्सपर्ट है शायद। कोई नए विद्यार्थी है वो सामने आइए और बताइए कि आपको इससे भी ज्यादा और सस्ता वाला कुछ बताना पड़ेगा या इतना चल जाएगा? इससे भी सस्ता तरीका से बताऊं या इससे चल जाएगा? सुशील जी आप सामने आ जाओ। सुशील, देखो मैंने पढ़ाना है और पढ़ना आप लोगों ने। सुशील कुमार जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया अपने ऑडियो तो खोलिए, ऑडियो खोलिए आपका। सॉरी, राम राम, वंदे मातरम। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कार्य करता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो उसमें सेवा में थोड़ा सा लगा रहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो खोलने में थोड़ा सा लगता हूँ। कहो तो ठीक है, मैं वीडियो खोल लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी सुन भी रहे हो या अपने काम कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं सुन भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, मेरी रीड लगी हुई है ये ठीक है, स्पीकर से, मैं सुन रहा मुकेश हूँ गोयल जी और मैं आप सुनता हूँ। बताइए आपको क्या समझ में आया? अभी मैंने आपके सामने एक व्यक्ति आया और वो कहता है सर मुझे ड्राइनेस है, भूख की कमी है, हैवीनेस हो रहा है।
अम्ल रस दिया जाए, दीदी जी ने कहा, सही कहा कि नहीं? ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने, इस आधार पर हमने इस चीज को डिसाइड करना है। अब कटु रस प्रदान है हमारा यूरिन। यूरिन का काम क्या है? यूरिन कैसे निकलेगा? जितने भी हमारे भाव पदार्थ, जहां जहां पर भी अग्नि का व्यवस्था होता है, जहां से लवण रस प्रधान, जो शिथिलता के वजह से जहां से लिक्विड फॉर्म में चीजें आ गया, यूरिन बन करके चीजें आ गया, जल तत्व का व्यवस्थाएं हो गई, कहीं से भी हुआ हो, लीवर से हुआ हो, स्प्लीन से हुआ हो, किडनी से हुआ हो, कहीं से भी हुआ हो, जहां जहां पाक क्रिया हुआ वहां वहां पर एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जो उस अर्गन को बल देगा। और दूसरा रहेगा कि वहां से एक मल, मलिनम करोति मल, एक टॉक्सिन्स, एलोपैथिक भाषा में टॉक्सिन, वही अगर रुका तो टॉक्सिन्स के रूप में अवस्था उस रूप में रहेगा। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो ये है चीजें हैं एलोपैथिक में, वो सभी वही सारी चीजें हैं। अब क्या है, इन ये जो द्रव अवस्था में होगा तो सारे यूरिन बन करके या कोई पसीना के रूप में, हम लोगों ने अष्टोदर में पढ़ा था ना, अष्टोदर में क्या संप्राप्ति था? स्वेद वह स्रोतस, अंबु वह स्रोतस, इसमें ब्लॉकेज हो रहा था। तो ये स्वेद और अम्ल कहां से निकला? वही परमाणु जो लवण और अम्ल, विशेष करके अम्ल रस जो है, अम्ल रस प्रदान होकर के जगह जगह पर अग्नि की व्यवस्थाएं हो रहा था। और क्योंकि अम्ल जो होता है वो अग्नि का मुख्य व्यवस्था है, और इस तरह से फिर उदक भाव में हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। यूरिन किस रस वाला है? कटु रस वाला है। कटु का काम क्या है? कफ के परमाणुओं को एकदम निचोड़ करके, जो अम्ल ने थोड़ा सा उसको निचोड़ा, उसको और सफाया करते हुए, क्योंकि कटु जो है रुक्ष गुण वाला है, उसको सुखाता हुआ कफ के अनवांटेड जो वेस्टेज वेस्टेज है, जो त्यागने योग्य है, शरीर में रहने योग्य नहीं था, उसको खींचते हुए, अपने गति से बहाते हुए, उसको सुखाते हुए, जो नहीं बह रहा था, जो साथ में नहीं आ रहा था जगह जगह से, उसको सुखाते हुए कि भाई तू चल सूख जा, जलाते हुए, मिर्च खाते तो स्पाइसी जल जाता है ना, जलाते हुए, सुखाते हुए, धक्का मारते हुए, कैसे भी कटुरस चीजों को लेके जाता है। मान लीजिए कि किसी के यूरिन में कटुरस की कमी हो जाए, यानी शरीर में जो वायु बनने की जो व्यवस्था है, यानी तृतीय अवस्था पाक होते वक्त अगर कटुरस सही तरीके से नहीं बनता है तो क्या होगा? यूरिन में वह तीक्ष्णता नहीं रहेगा, मल में वह तीक्ष्णता नहीं रहेगा, स्वेद में वह तीक्ष्णता नहीं रहेगा, अंबु में वह तेज नहीं रहेगा कि एकदम कटु वाला नहीं रहेगा। या शरीर में जो जो भी हार्मोन्स कफ के परमाणुओं को तोड़ने के लिए प्रकृति ने जो कटुरस उसको उस अवस्था में डाल दिया, वो सभी क्या हो जाएंगे? वो प्रॉपर कटु नहीं रहेगा, पीएच वैल्यू बढ़ गया यूरिन में, क्या हो गया? कहता सर मेरे तो यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, मेरे बहुत ज्यादा झाग बनते हुए आ रहा है, बहुमूत्रता, डायबिटीज, ऐसा क्यों हुआ? यूरिन बार बार जा रहा है, डायबिटीज, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उस यूरिन में कटु भाव नहीं है। उस यूरिन में जो कटु रस वाला है, कटु रस होना चाहिए था, वो तृतीय अवस्था पाक में जाके गड़बड़ा गया मामला। गड़बड़ा से क्या हो गया? उसमें जो यूरिन में जो कटु होना चाहिए, जो तीक्ष्ण तीखा होना चाहिए, वो वैसा नहीं हुआ। न होने से क्या हो गया? कफ के जो परमाणु है उसको तोड़ के वो लेके नहीं आ पा रहा है, बहा के लेके नहीं जा रहा है यूरिन के माध्यम से।
जब हम मूत्र परीक्षण करते हैं तो वहां से पता चलता है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे शरीर में कफ के जो त्याज्य परमाणु थे या जो मल था, जो अपक्व अवस्था में भी था, जो मल था, जो कफ के जो अच्छे भी परमाणु होंगे शरीर में, लेकिन शरीर बोलता है अब काम हो गया इसका, क्योंकि शरीर का एक व्यवस्था है कि जो भी आपने मान लो एक सेब खाया अविनाश जी ने, वह सेब 140 दिन तक उसका शरीर में कुछ न कुछ अवस्था में उसका काम रहता है। कभी मधुर बनेगा, कभी कटु बनेगा, कभी लवण बनेगा, कभी तिक्त बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कषाय बनेगा, अवस्थाओं के साथ। अगर सर्कुलेशन स्थिति आपका अच्छा है, अग्नि अगर अच्छा है तो 120। लेकिन इस तरह से वो मधुर रस भी प्रॉपर नहीं बन रहा है, कटु नहीं बन रहा है। कटु नहीं बन रहा है तो परमाणु प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो रहा है। न होने से क्या हो गया कि जिनको शरीर जिस चीज को बाहर निकालना चाहिए था वो बाहर नहीं निकलेगा। न निकलने से अपक्व जो टॉक्सिन है, जो जैसे गठिया है, हो जाता है। हो गया ना गठिया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया। क्योंकि समान वायु का काम क्या है? समान वायु का काम है किसी चीज को, अन्न को पकड़ना, उसको पकाना और उसको हर जगह फेंकना। मतलब कि मूत्र यूरिन बनेगा तो यूरिन के रास्ते में उसको आगे ले जाना, अपान वायु तक पहुंचा देना। मल है तो मल को स्टमक से हमारे जो छोटी आंत से व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन समान वायु तो वायु है, अगर कटु सही रहेगा तो वो वायु काम करेगा। तो वायु क्षय होता हुआ जाएगा, नाश होता हुआ जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। बढ़ने वाला कौन है? बढ़ने वाला है कफ। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो खा तो बहुत रहे, लेकिन या सर हम एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? शरीर हल्का नहीं हो रहा है, थुलथुलापन जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जो तृतीय अवस्था पाक है, जिस तरह से उसका बनना चाहिए, द्रव्यता गुणत कर्मता, वो प्रॉपर बन नहीं रहा है। तो इस तरह से कटु, ये तृतीय अवस्था में कटु आ जाता है। कटु के बाद एक रस बनता है। हालांकि हमारी जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्था है शरीर में अग्नि की, क्योंकि अग्निरेव शरीर, शरीर के लिए अग्नि ही महत्व का है। और उस अग्नि को ध्यान में रख करके, काया मीन्स अग्नि है ना, जैसे हम कहते हैं ना काय चिकित्सा करते, तो काय चिकित्सा करने का मतलब क्या करना है? अग्नि चिकित्सा करना है, शरीर में अग्नि व्यवस्थाओं को संपादित करना है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा मतलब काय चिकित्सा, काय चिकित्सा का मतलब क्या है? पंचकर्म चिकित्सा का मतलब क्या है? शरीर में अग्नि की व्यवस्था प्रॉपर रखना। तो ये जो मधुर रस प्रथम अवस्था में, अम्ल रस द्वितीय अवस्था में और कटु रस तृतीय अवस्था में जो बन रहा है, वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं? सभी अगर प्रॉपर बन रहा है तब तो फिर अच्छी बात है। मधुर रस शरीर को ताकत भी दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, वृष्य वृष्यता दे रहा है। अम्ल रस अग्नि को व्यवस्था कर रहा है और कटु रस सर्कुलेशन प्रॉपर कर रहा है। पर ये 3 ही तो चीज है, चौथा तो कुछ है नहीं। बाकी ये जो हमारे जो 2 रस है, कषाय रस और तिक्त रस, ये जो तिक्त रस है उसको आप लिखिए जरा, ये कटु रस का ही अनुरस है। मतलब है तो प्रधान रस है तिक्त और कषाय भी, लेकिन ये करेंगे वायु के लिए। तिक्त रस का ही सहयोगी है, जैसे मधुर रस का सहयोगी लवण और अम्ल है, ऐसे ही कटु रस का सहयोगी रस है तिक्त और कषाय। तिक्त रस में वायु और आकाश है, वायु और आकाश। तिक्त रस में जो वायु है उसमें रुक्ष और शीत, ये 2 विशेष गुण है। रुक्ष गुण है, ड्राई है, शीत मीन्स ठंडा है। तिक्त वायु, तिक्त में आकाश है, तो आकाश में स्पेसिफिक लघु गुण है। तो ये जो रुक्ष शीत और लघु वायु और आकाश का
वही जो कटु रस है उस कटु रस के काम को सहयोग करते हैं। मान लीजिए कटु रस में जो रुक्ष गुण है, सर ये लघु गुण कैसे हुआ सर, ये वायु और आकाश का? हाँ वायु भी लघु है, आकाश भी लघु है। ये अदृश्य कर लघु परमाणु कैसे? है वायु, तो लघु हो गया। हाँ जी, ओके ओके ओके। देखो दृश्यकर पदार्थ जो है वो मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन चीजें देखा जा सकता है, लेकिन वायु और आकाश दिखाई नहीं देते। लघु मीन्स हल्का, जो शरीर को हल्कापन करता है। जो लघु लघु का काम क्या है? मधुर का काम है गुरु, यानी मधुर बढ़ता है तो गुरु हैवीनेस बढ़ता है। तिक्त रस बढ़ता है तो क्या होगा? लघुता, यानी हल्का। यानी ये देखो कितनी अच्छा व्यवस्था हमारे शरीर ने बनाया है। द्वितीय अवस्था पाक का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन अब इसीलिए आयुर्वेद दिन में 2 बार भोजन करते हैं। सर किधर तुम्हें आवाज आ रहा है? हाँ गुरुवेंद्र सिंह जी, आप प्लीज अपने ऑडियो। हाँ, इसीलिए भोजन में 2 बार भोजन आयुर्वेद ने बताया है, तीसरा बार तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, तो पता नहीं क्या क्या चीजें। तो 2 बार सुबह 10 से लेकर के 12 के बीच में। क्यों? इस एक कालक्रम को आप जरा नोट करिए, 6 से लेकर के 10 बजे तक ये हमारा कफ का समय है, सुबह और शाम 6 से 10 तक ये कफ का टाइम है। कोई भी आपके सामने व्यक्ति आता है, बोलता है कि सर शरीर में, या आपने देखा कि इसके तो कफ बढ़ रहा है, या इसके शरीर में वायु बढ़ रहा है, तो वायु को शांत करने के लिए, जो वायु का या कफ बढ़ रहा है, किसी के शरीर में कफ बढ़ रहा है, तो कफ को शांत करने के लिए उस कफ के समय में उसका कुछ चिकित्सा करो। जैसे आप लोग नेचुरोपैथी भी अगर आप करते हो, उसको मसाज करना, कुछ भी आप अगर करते हो, कफज है, जैसे अभी यहाँ हमने बताया जल और पृथ्वी महाभूत बढ़ा हुआ है, तो उसको कब बुलाया जाए? 6 से लेकर 10 बजे। क्यों? कफ काल है, कफ काल में कफ के परमाणु जल्दी टूटेंगे, उद्वेगलित होता है उस समय। 10 से लेकर के 2 बजे तक ये पित्त का काल है, सुबह और रात को। कोई भी आदमी पित्तज व्याधि को लेकर के आता है, बोलता है सर मेरे को खट्टी डकार आती है, जलन होती है, उसको विरेचन कब देना है? 10 से लेके 2 के बीच में दे दो। लूज मोशन कराना है, आयुर्वेद में विरेचन, या कुछ भी कोई दवाई भी अगर देना है, पित्तज है 10 से लेके 2 से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम है वो वायु का टाइम है, चाहे दोपहर का हो चाहे रात का हो, ये वायु का है। इसीलिए कोई भी वात सामक चिकित्सा आप करते हो तो इस समय करो। अब रही अग्नि की बात, कोई भी दोष में, कोई भी जो महाभूत है, अभी हमने पढ़ा दो दो जो ये दोष है कफ पित्त वात, इनमें 2 महाभूत है ना, 2 महाभूत है। इस जो 4 घंटे है उसमें से 2 घंटे पूर्व वाले महाभूत ले लो। जैसे पित्त है 10 से लेके 2 बजे तक। अग्नि में जो अग्नि है, जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, आजकल सबसे बड़ा गड़बड़ बताए क्या होता है? क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो गलत टाइम में करते हैं। आयुर्वेद क्या बोलता है? भोजन उस टाइम में करो जहां पर अग्नि अपने जल और अग्नि दोनों महाभूत से संपन्न हो जाए। 10 से लेकर के 12 बजे तक उस अग्नि में जो आपके पेट में है, वहां जल महाभूत भी रहेगा और अग्नि भी रहेगा, जल और अग्नि। 12 से लेकर के 2 तक जल कम होता हुआ जाएगा, सिर्फ अग्नि रहेगा। अग्नि का काम क्या है? रुक्ष गुण वाला है अग्नि, उष्ण है अग्नि, जबरदस्त उसको धुआं धुआं कर देने वाला। लेकिन अगर स्निग्ध गुण से युक्त अगर अग्नि होगा तो अन्न को बड़े प्यार से उसमें लवण रस, या उसमें जो है कि आपका अम्ल रस से युक्त वाला अग्नि रहेगा। अम्ल रस से युक्त अग्नि ही, क्योंकि अम्ल रस ही प्रधान रस वाला है अग्नि का,
अग्नि का प्रधान रस कौन सा है? द्वितीय अवस्था पाक में अम्ल है। अम्ल में द्रव रस, द्रव यानी लिक्विड होता है। वही लिक्विड वाला अम्ल 10 से लेके 2 बजे के बीच में हिंदुस्तान की टाइमिंग के हिसाब से उत्पन्न होता है। उसके बीच में अगर हम भोजन करते हैं तो वो अम्ल रस युक्त अग्नि आपके जठर से निकलेगा और वो सम्यक रूपेणा प्रॉपर तरीका से आपके खाए अन्न का पाक करता है। अगर आप 2 बजे या 3 बजे खाओगे तो क्या होगा? अम्ल नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा? तब कौन सा रहेगा? तब रहेगा आपका कटु। 2 से लेके 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में जो रस रहेगा वो कौन सा वाला रहेगा? कटु वाला रहेगा। वायु का एक जो उसकी जो गति है वो 2 बजे से ही शुरू हो जाता है। कटु रस यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि कटु भी तो अग्नि महाभूत वाला है ना, वायु और अग्नि। क्योंकि अब वायु 2 बजे के बाद शरीर में वायु की गति शुरू हो जाती है। तब हम मानते हैं कि अगर मैंने 10 बजे खाया है तो 2 बजे तक कम से कम 4 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सुना होगा आपने 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? 10 बजे रोटी खाया, 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? जब कटुरस उत्पन्न हो जाएगा उस भोजन में तो वायु आएगा, चीजों को उठा के ले जाएगा। स्टमक खाली हो गया है, उसके बाद खाया जाए। ये आयुर्वेद का मानना है। लेकिन अगर आप रोटी खाओगे 2 बजे अथवा 3 बजे खाओगे, जो वायु उत्पन्न होने के टाइम में आप रोटी खा रहे हो, जहां पर कटुरस उत्पन्न हो रहा है पहले से, और उसमें भी अग्नि तो है, लेकिन किस तरह कौन से गुण वाला है? लघु और रुक्ष गुण वाला है। रुक्ष यानी ड्राई है। अब आग तो आएगा लेकिन वो अम्ल वाला नहीं आएगा, कटु वाला आएगा। कटु कौन सा है? अग्नि वाला नहीं है, ये वायु वाला है। इसीलिए वह आपके शरीर में खट्टी डकार आ रहा है, पेट में गैस हो रहा है, पेट भरा भरा सा लग रहा है। ऐसे शिकायत लेते हुए आते हैं ना लोग, सर मेरे ना पेट एकदम ऐसा हो जाता है। उसको इतना ही पूछो भाई रोटी कब खाते हो, वो जरूर बताएगा हाँ जी मैं तो 12 से लेकर 2 बजे के बीच में। वो कौन सा काल है? कटु वाला है। कटु का काम क्या है? रुक्ष है और अग्नि वाला है। रुक्ष, लघु और उष्ण। इसीलिए 10 बजे ही भोजन करना चाहिए। सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? सीधी सी बात है, ये सूत्र आपको बता देगा। नहीं पीना चाहिए अगर प्यास नहीं लगती तो। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि 6 से लेकर 10 बजे तक क्या होता है शरीर में? मधुर रस का टाइम है, कफ का टाइम है। कफ का जल और पृथ्वी महाभूत है। 10 बजे तक अगर प्यास नहीं लगती तो पानी नहीं पीना, भूख नहीं लगती तो भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्यास नहीं लगने का मतलब शरीर बोलता है अभी अभी तो कफ का काल है और शरीर में पानी पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर अब ये भी ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति में हम यही सूत्र लगाए। देश काल स्थिति वय अवस्था परिस्थितियां। नम्रता जी बताइए। नमस्ते सर। सर आपने कहा कि 6 से 10 के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अब देखो तो यही मैं यही बात बोलने वाला था। मुझे पता था आपको कोई ना कोई कुछ बोलेगा। अब मैं वही कहने वाला था, आपने छेड़ दिया। देखो कोई कफज व्याधि से पीड़ित है कोई व्यक्ति, कंडीशन है ना। आयुर्वेद ना आंख बंद करके एक सूत्र नहीं तैयार करता। राम आए तो भी वही दवाई, श्याम आए तो भी वही नियम, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे ये जो योगा ट्रेनर वाले मैं देखता हूँ, योगा जो ट्रेनिंग देते, जो नेचुरोपैथी लोग है, मैं क्या देखता हूँ, उन्होंने एक पर्ची बना रखा है। राम आए, श्याम आए, हरि आए, भरी आए, कोई भी आए, हाँ जी ये आपका लाइफ स्टाइल है, इसको ले लो। सबके लिए नहीं है। आयुर्वेद क्या बोलता है? देखना है कफज है, पित्तज है, वातज है। कफज संदर्भ जन्य व्याधि है, डायबिटीज हो रखा है, भूख नहीं लगती है, डिस्पेप्सिया जैसे कंडीशन है, या इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, वो देखो जलोदर हम पढ़ते हुए आए अष्टोदर, ऐसा कुछ रोगी है, एकदम थुलथुलापन शरीर में है, मेदस्वी है, सर बहुत दिन हो गया प्यास नहीं लगता,
अच्छा, नहीं लगता। सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। और उसके बाद क्या करते हो? सर ऐसा है, मुझे किसी ने बताया है 2 लीटर पानी गर्म करो, उसमें नींबू डालो, सेंधा नमक डालो और ये डालो, उससे बहुत अच्छा होता है, पेट भी साफ होता है। उसके बाद पेट साफ करने एक चीज नोट कर लो, जो रोगी ये बोलता है सर बीड़ी पीने के बाद लेटिन जाता हूँ अदरवाइज नहीं होता, जो ये बोलता है सर पानी पीते ही होता है अदरवाइज भगवान करे तो भी नहीं होगा, समझ लो ये क्या है? इनडाइजेशन, ये अजीर्ण है। आयुर्वेद जो अजीर्ण बोलता है वो यही है। तो सुबह उठने के बाद पानी पीना नहीं पीना वो उसका शरीर बताएगा, क्योंकि आयुर्वेद शरीर के, क्योंकि आयुर्वेद ना हेतु, चिन्ह और चिकित्सा, ये 3 चीजें आयुर्वेद में है ना, सबसे पहले हम पढ़ते हुए आए। आयुर्वेद में क्या है? किस वजह से हुआ रोग, उसका लक्षण क्या है, भाई ये दोनों चीजें आयुर्वेद का है। लक्षण में पेट फूला हुआ, गैस है और भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और आप कहो सुबह उठ करके आप जो है पानी पियो दनदना के, नहीं। हाँ, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है और सुबह उठने के बाद प्यास लगता है, फिर नियम तो वही है, प्यास लगे तो ही पीना है। ऐसा पहले से कोई फिक्स नियम नहीं होनी चाहिए कि भाई आपने पानी सुबह उठ करके पीना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना है हमने। भूख लगे तो भोजन करना, भोजन का भी कोई निश्चित नियम नहीं है। हम कहते हैं ना 10 बजे से 12 बजे, अब पता चला 10 बजे भोजन के लिए हमने उसको कह दिया भाई ऐसा पित्त का टाइम है, अरे ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जो अस्वस्थ है, जो संदर्भ जन्य व्याधि है, जिसको भूख नहीं लगती या शरीर में कोई भी चीजें बढ़ी हुई है, जैसे नम्रता जी इनको जो है वातज प्रतिशय है या कुछ भी है, जिनको एलर्जी है, तो ऐसे लोगों को क्या है, ये रोगी है। अब रोगी है तो उनके शरीर के हिसाब से फिर हमने उनको भोजन की व्यवस्था करना है। हाँ जी, आपको कितने बजे भूख लगता है? इतने बजे। एक बार खाने के बाद वो कितने घंटे के बाद आपको भूख लगती है दोबारा, उस दूरी को नाप लो, उसको देख लो। सर मुझे 6 घंटे के बाद भूख लगता है, इसका मतलब क्या है? जबरदस्त मंदाग्नि है। तो उसके भोजन में यवागु यूस वगैरह हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो पहले तो हम अग्नि को ही व्यवस्थित करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसके शरीर में चीजें डालेंगे। ठीक है, तो सुबह उठने के बाद हमने रोगी का दिनचर्या, उसकी जो सर्कुलेशन सिस्टम है, पेट साफ होता है, पेशाब आता है, अगर लेडीज है तो आपका जो है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा है, अगर पुरुष है तो उसके बहुत सारी जो जो हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है, शरीर से पसीना आता है कि नहीं आता है। जब हम बाद में आवरण पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, वहां से पता चलता है चीजें। ये हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम अगर प्रॉपर बनेगा तो फिर शरीर चल रहा है। शरीर नहीं चलने का मतलब है काम नहीं, रोगी होने का मतलब क्या है? सर्कुलेशन सिस्टम सही नहीं होगा, भूख नहीं लग रहा है, लेटिन नहीं जा रहा है, प्यास नहीं लगता, पेशाब खुल के नहीं आता या बार बार आता है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, सर्कुलेशन सिस्टम में प्रॉब्लम। उसको ध्यान में रख करके फिर हमने उसके दिनचर्या ऋतुचर्या चीजें हमने सेट करना है। पहले से डिसाइड नहीं करना है कि ये व्यक्ति आएगा तो मैं ऐसा बताऊंगा। उसके छोटी छोटी चीजों को एकदम बारीकी से देखना है, क्या खाता है, क्या करता है, क्योंकि संप्राप्ति को भंग करना आयुर्वेदिक चिकित्सा का व्यवस्था। हाँ जी, नम्रता जी। सर अभी तक तो हमको ये नॉलेज था कि हमारी बॉडी का 70% पार्ट इज मेड अप ऑफ वाटर, तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो दिन में 10 लीटर 8 लीटर और ऐसे करके। देखो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो सर मुझे समझ में नहीं आया कि हमको क्या फॉलो करना है मॉर्निंग में पानी का। मॉर्निंग में पानी का, अगर प्यास लगता है तो जी। पानी पीना है। अभी आप पढ़ते हाँ रहिए जी। आयुर्वेद, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एक हाँ बहुत जी। लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। हाँ जी। और हमारे चरक संहिता आपके पास है कि नहीं? हाँ मतलब पीडीएफ है, अभी तो मैंने ओके खरीदी ठीक है, तो नहीं है। वहां पर सूत्र स्थान में कौन सा 7वें 8वें अध्याय में आप जाइए, वहां पर जहां हाँ अन्न जी। अन्न हाँ पान आदि व्यवस्था है वहां पर। हाँ हाँ। देखो सिंपल सी बात है कि रोगी का हम्म, शरीर कैसा है, कौन सा देश हम्म, का है, किस समय आया है। गर्मी के मौसम है तो हम्म, पानी के लिए बोलना पड़ेगा, सर्दी का हम्म, मौसम है मगर प्यास नहीं लगती हम्म, तो पानी के लिए हम्म, नहीं कहना। देखो प्यास नहीं लगने का मतलब शरीर बोलता है अभी अंदर है। हम्म,
अंदर है ना। अगर भूख नहीं हम्म, लगता इसका मतलब क्या है, शरीर क्या बोलना चाहता है, हाँ अंदर है। अंदर है ना। अंदर शरीर के लिए जो आवश्यक हम्म, जो चीजें हैं, प्रोटीन है, जो हम्म, भी है, जो कफ हम्म, परिज्ञा है, अभी हमने जो बताया, जल पृथ्वी महाभूत है जो शरीर में ज्यादा है, हम्म, इसका मतलब हमने अन्न का सेवन करना है। अगर शरीर में पानी उदक भाव ज्यादा होगा तो फिर शरीर में पानी अधिक है। सर कोई जो वायु हो जाती है, वात वात रोग हो जाता है, वो ये पानी के इम्बैलेंस से भी होता है क्या? वायु होता है तो जल और पृथ्वी महाभूत इसके परमाणु कम हो जाते हैं। जी। अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि अन्योन्यावरण बोलते हैं इसको। अभी आप लोग ना धीरे धीरे पढ़ते रहिए, उतने दूर तक नहीं। अभी हमने आज क्या पढ़ा है, शरीर में आपने एक सेब खाया और सेब के परमाणु कैसे कैसे टूट करके कौन कौन से रस बन रहा है। एक ही बार में अगर हम एक झटके से चीजें सारा सोचने लगेंगे ना, देखो कंफ्यूजन ज्यादा है, धीरे धीरे वो सारे सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे चीज नहीं होगा। हालांकि मेरे जी। जैसे पागल अगर आप लोग बनना चाहोगे तो मैं तो रात में भी नहीं सोता हूँ, दिन में भी नहीं सोता हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मैं हाँ पढ़ता सर, रहता अच्छी बात नहीं है, सोना चाहिए। हूँ। नहीं मतलब मैं ज्यादा पता नहीं पढ़ता हूँ ज्यादा और पढ़ते रहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब बस क्लास में आइए 1 घंटे तक, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आए प्रसंग के संदर्भ में उससे आप पूछिए। और एक आयुर्वेद एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जीवन जीने का एक अच्छा एक साहित्य है, विशेष करके चरक संहिता। चरक संहिता हमने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको चिकित्सक नहीं बनना है, जिन्होंने एक अच्छा जीवन जीना है। तो जी। ऐसे लोगों के लिए जो प्राइमरी जो हमारा एजुकेशन है आयुर्वेद का, वो चरक है। फिर बाद में अष्टांग हृदय वगैरह है, सुश्रुत वगैरह है, वो तो फिर चिकित्सा के लिए कि किस तरह से रोगों का कैसे कैसे चिकित्सा करना है, वो है वहाँ पर। इसमें भी है, जी। बट इसमें क्या है कि इसमें ना चीज़ों को डायग्नोसिस करने की बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका इन्होंने बताया। क्योंकि जी। आयुर्वेद कुछ नहीं है, रोगी के परीक्षण ही आयुर्वेद है, बस रोग परीक्षण ही सबसे बड़ा आयुर्वेद है। जहाँ एक बार परीक्षण हो गया, अभी क्या हो गया, एक पेशेंट आया और कहता सर मुझे ना बार बार पेशाब आ रहा है, बहुमूत्र था। डॉक्टर ने बोल दिया आपको डायबिटीज है। और पेशाब आने का मतलब, वो जब ग्लूकोमीटर में चेक करते तो वहां भी डायबिटीज ही दिखता है, पता नहीं भगवान क्या जाने कैसा है। मेरे पास आया, मैंने तो फिर अच्छा मैं पढ़ रहा था, आवरण ही पढ़ रहा था, और दिमाग में आवरण था, तो मैंने पूछा हाँ जी क्या क्या होता है। तो फिर अपाना भी तो बयान मैंने देखा। तो मैंने कहा कि आपको पसीना आता है, कहता नहीं सर कभी पसीना नहीं आता। तो मैंने कहा कि ये तो आपके स्वेदावरोध हो रहा है, अपान ने स्वेद को अवरोध किया, पसीना को ढक के रख दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक काम कर लो, स्टीम ले लो। उसको मैंने इधर, यहाँ पर एक मेरा दोस्त है और वहाँ पर भेज दिया पंचकर्म सेंटर में, और मैंने कहा कि कुछ नहीं करना, इनको जबरदस्त स्टीम दे दो, पहले थोड़ा मसाज करके स्टीम दे दिया। आपको यकीन नहीं होगा दूसरे दिन से यूरिन आना ही बंद हो गया, मतलब एक ओह रिदम से माय आना शुरू हो गया। गॉड। जी। क्या हुआ था होगा उसको, एक चीज दूसरे को आवरण कर रहा था। पसीना बंद होने से जो स्वेद जो था, जो पसीना जो था, वो भी तो एक उदक भाव है ना, वो वहां जी। से बंद होकर के, बंद करने वाला है अपान वायु। तो उसने पसीना को बंद किया और अपान वायु यानी नीचे को जा रहा। डायरिया भी हो सकता था लेकिन बहुमूत्रता हो गया। उस बहुमूत्रता को, स्वेद अवरोध होकर के होने वाली बहुमूत्रता को एलोपैथिक वाले डायबिटीज बोल रहे हैं, और डायबिटीज ग्लूकोमीटर में उसको डायबिटीज ही आ रहा है। लेकिन जब स्टीम दिया गया तो उसका फिर ठीक हो गया, यूरिन भी ठीक हो गया, डायबिटीज भी ठीक हो गया। आ रहा समझ में? जी। तो ये आयुर्वेद जी। जो है इस तरह की चीजें हैं, ये सभी चीजें चरक संहिता खूब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको महसूस होगा कि ये हमने कैसे दिमाग घुमाना है। मतलब आप लगा लो कि दवाई का तो कहीं काम ही नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई का यहाँ पर। अगर आप ना चरक संहिता पूरा दिमाग में बैठा दिया, यूँ लगा लो कि आयुर्वेदिक दवाई खिलाने के कहीं काम ही नहीं है।
अपने आप हो जाता है, बस युक्ति लगाना आना चाहिए।